हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने इससे पहली वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो एक ये वीडियो का दूसरा पार्ट है किसका। इससे पहले एक वीडियो आई थी 2-3 वीडियो से पहले, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अब बारी है चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक की, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको करने में तभी आसानी होगी जब आपने ये पढ़े होंगे चैप्टर 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आप इसके आंसर्स दोगे। मैं क्वेश्चंस जैसे जैसे पढ़ता रहूँगा, आप इसके आंसर देते रहोगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब मैं आंसर बताऊंगा तो उससे आपका ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आंसर दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो यहाँ से आप सीख जाओगे इसके आंसर क्या क्या है। ठीक है, तो इसको जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे ट्रू फॉल्स, यानी कि सही गलत। तो आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक, सोल ट्रेडर, ये मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका ये क्वेश्चन है। द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। जो लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की वो अनलिमिटेड होती है, यस और नो। बताओ जल्दी से, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जो सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए इसका ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेड इज कंपलसरी। जो सोल ट्रेड बिजनेस होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है क्या? सोल ट्रेड बिजनेस में सोल ट्रेडर को अपनी फर्म का या जो भी उसका छोटा मोटा बिजनेस है, शॉप है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, यस और नो। तो इसका आंसर है फॉल्स। रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक छोटा बिजनेस होता है सोल ट्रेडर का। ठीक है, और वो अकेला व्यक्ति होता है उसको चलाने वाला, तो रजिस्ट्रेशन की उतनी जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है। ठीक, आगे है देयर इज मैक्सिमम सीक्रेसी इन सोल ट्रेडिंग। सीक्रेसी का मतलब है कि उसके सीक्रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास तक ही रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सीक्रेट्स शेयर हो जाते हैं उसमें बिजनेस में। तो मैक्सिमम सीक्रेसी वहाँ होती है या नहीं, ये बताना है। तो इसका है ट्रू, वहाँ पे मैक्सिमम सीक्रेसी होती है, क्योंकि वो अकेला पर्सन है, उसको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि अकेला बिजनेस चला रहा है वो। ठीक है, तो वहाँ मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन हो पाती है। सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो सोल ट्रेडिंग है क्या वो बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि और भी बिजनेसेस हैं, जो ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो अकेले नहीं चल सकते, उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, टीम वर्क की जरूरत होती है। तो सोल ट्रेडिंग को हम बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं कह सकते, इसलिए इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट फॉर स्मॉल साइज्ड बिजनेस। जो छोटे साइज वाले बिजनेस होते हैं, क्या सोल ट्रेडिंग उसके लिए बेस्ट है? आप साथ में आंसर भी देते चलो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता है इस बारे में, और अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो आपको यहाँ पे आंसर सही पता चल जाएगा। ठीक है, तो सोल ट्रेडिंग स्मॉल साइज बिजनेस के लिए सही है, यस ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में सोल ट्रेड बिजनेस एकदम परफेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड में बेस्ट नहीं कह सकते हम इसको। ठीक, द एस्टेब्लिशमेंट एंड एंडिंग ऑफ द सोल ट्रेडिंग आर बोथ बाय लॉ। बिजनेस को, सोल ट्रेड बिजनेस को शुरू करना और उसको खत्म करना, दोनों चीजें किसी लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सारी बहुत सिंपल है वैसे तो। इसका है फॉल्स। सोल ट्रेड बिजनेस जब शुरू होगा जब कोई पर्सन चाहेगा उसको शुरू करना, और तब खत्म होगा जब वो पर्सन चाहेगा उसको खत्म करना। तो यहाँ लॉ से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है उसका लॉ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोल ट्रेडर वर्क्स इन अ लिमिटेड एरिया। जो सोल ट्रेडर होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है अपने बिजनेस को चलाने वाला, वो एक लिमिटेड एरिया में वर्क करता है। एक लिमिटेड एरिया होता है उसके पास वर्क करने का, यस उसके पास एक लिमिटेड एरिया होता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति है। ठीक, अगर उसने छोटा बिजनेस शुरू किया तो एक शॉप शुरू की होगी, तो शॉप जो है लिमिटेड एरिया में तो होगी एक, इसलिए उसका लिमिटेड एरिया होता है वर्क करने का। ठीक, वन मैन कंट्रोल बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ वन इज कैपेबल एंड एफिशिएंट। एक पर्सन जो बिजनेस चला रहा है वो वर्ल्ड में बेस्ट बिजनेस बन सकता है अगर वो कैपेबल है और एफिशिएंट है तो। यस, इसका आंसर तब हम यस कह सकते हैं
क्योंकि वो अकेला व्यक्ति इतना कैपेबल है, इतना एफिशिएंट है, सारे काम वो अकेला कर सकता है, तो वो वर्ल्ड में बेस्ट बिजनेस कहलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही उसको बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें क्या कमी होगी उस इंसान में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट दे दिया कि वो पर्सन कैपेबल भी है और एफिशिएंट भी है, तो हम वन मैन कंट्रोल को बेस्ट कह सकते हैं वर्ल्ड में। वन मैन कंट्रोल, ध्यान रखना, वन मैन कंट्रोल, एक इंसान जो कंट्रोल कर रहा सारी चीजें, उस चीज को हम बेस्ट कह सकते हैं अगर वो पर्सन कैपेबल है और एफिशिएंट है उस काम को करने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सोल ट्रेडिंग इज मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सबसे पहले हमने यही लाइन पढ़ी थी कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये थे हमारे सही गलत या फिर ट्रू फॉल्स, जो भी कहो। आगे है हमारे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि MCQ क्वेश्चन है ये। लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज, लाइबिलिटी कैसी होती है सोल ट्रेडर की, अभी अभी हमने ऊपर जाना था, कैसी होती है, अनलिमिटेड उसकी लाइबिलिटी होती है। अरे यहाँ मैं ट्रू क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ टिक लगेगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है एक सोल ट्रेडर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है, जो भी उसको लॉस होंगे, जो भी उसको प्रॉफिट होंगे, उसको सब चीज़ें अकेले ही हैंडल करनी है, कोई और नहीं आएगा उसकी हेल्प करने, ठीक। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। क्या है सबसे ओल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्वियस सी बात है सोल ट्रेडिंग, अभी हम ऊपर से ही पढ़ते हुए आए। ये भी मेन बेनिफिट ऑफ सोल ट्रेडर इज, एक बहुत अच्छा फायदा क्या है सोल ट्रेड बिजनेस का? मोनोपोली ऑन प्रॉफिट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर लिमिटेड क्रेडिट। मोनोपोली ऑन प्रॉफिट मतलब सारा जो भी जितना भी कंट्रोल होगा प्रॉफिट का वो उसके पास होगा, उस अकेले व्यक्ति पर। मोनोपोली का ये मतलब है सारा कंट्रोल, ठीक। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर लिमिटेड क्रेडिट। तो इसका आंसर है मोनोपोली ऑन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे उस प्रॉफिट को उसका पूरा कंट्रोल होगा, किसका? सोल ट्रेडर जो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फीचर ऑफ द सोल ट्रेडरशिप इज, फीचर क्या है इसमें? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड प्रॉफिट या फिर अनलिमिटेड ट्रेड। बताओ, हमने फीचर्स पढ़े थे, कौन सा फीचर्स है इनमें से? कौन सा फीचर है? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का फीचर है सोल ट्रेड बिजनेस का, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज, सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है इंडिया में? पार्टनरशिप, कंपनी, सोल ट्रेडिंग या फिर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। अभी अभी ऊपर करते हुए ही आए हैं और हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, सोल ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिजनेस फॉर्म है, क्योंकि आज के समय में अगर हम कंपनीज को देखें तो बहुत कम होंगी। कंपैरिजन करें अगर हम उन लोगों से जो शॉप्स खोलकर बैठे हैं, अपनी खुद का बिजनेस लेके बैठे हैं, अकेले हैंडल कर रहे हैं सब कुछ, तो वो लोग ज़्यादा मिलेंगे हमें, क्योंकि वो और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में सोल ट्रेडिंग, ठीक है। फिर आते हैं हम आगे। ट्रू फॉल्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज पॉसिबल अंडर इनहेरिटेंस सिस्टम ओनली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये सिर्फ वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे मतलब शुरू से ही फैमिली को बिजनेस मिल जाता है पूरा, विरासत से जो चीज़ मिलती है, क्या उन्हीं में पॉसिबल है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? यस। विरासत का मतलब है कि शुरू से ही वो चलती आ रही है। एक एल्डर मेंबर है जो अपना वर्क चला रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, अपना बिजनेस चला रहा है, उसकी फैमिली में जब कोई बच्चा होगा तो वो ऑलरेडी मतलब जन्म के साथ ही हमने चैप्टर में पढ़ा था, उसको वो मेंबर बन जाता है वो उस बिजनेस का, ठीक है। तो ये विरासत से ही मिलता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो विरासत में ही काम करता है, विरासत में ही मिलता है। मिताकाशरा सिस्टम इज पॉपुलर इन सम रीजन्स ऑफ बंगाल, ओडिशा एंड आसाम। ये आसान नहीं है, आसाम है, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो मिताकाशरा सिस्टम जो है वो पॉपुलर है कुछ रीजन्स में, कहाँ के? बंगाल के, ओडिशा के और आसाम के। यस, हमने मिताकाशरा सिस्टम के बारे में पढ़ा था और वो इन जगहों पर ज़्यादा पॉपुलर है। अ चाइल्ड गेट्स मेंबरशिप सिंस बर्थ इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक चाइल्ड मेंबरशिप प्राप्त कर लेता है, मतलब मेंबर बन जाता है उस बिजनेस का जैसे ही वो जन्म लेता है उस हिंदू फैमिली बिजनेस में, मतलब हिंदू फैमिली में जो कि उनका बिजनेस होता है, जब वो वहाँ जन्म लेगा तो उसको मेंबरशिप मिल जाएगी उस बिजनेस की। यस, उसको मेंबरशिप जन्म से ही मिल जाती है। हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अगर पढ़ा होगा तो बहुत ईजिली आप इसके आंसर दे पा रहे होगे, और नहीं दे पा रहे होगे तो अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि कुछ सीख जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर इन सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, ओडिशा एंड आसाम। अभी अभी हमने पढ़ा था क्या पॉपुलर है? मिताकाशरा। दो हमने सिस्टम पढ़े थे, मिताकाशरा, दयाभाग, बोथ ए एंड बी, नन। दो हमने पढ़े थे मिताकाशरा और दयाभाग, तो इसका आंसर है मिताकाशरा पॉपुलर है बंगाल, ओडिशा और आसाम के कुछ पार्ट्स में। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज।
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो लाइबिलिटी होती है कर्ता की, यानी जो सबसे मेन मेंबर होता है उस बिजनेस का, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, अनडिटरमाइंड, अनलिमिटेड या फिर नन। कैसी होती है लाइबिलिटी उसकी? अनलिमिटेड होती है। जितना भी उसको लॉस वगैरह होगा वो खुद उसे अकेले बियर करना पड़ेगा उस लॉस को, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटिव ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयरिंग अमंग देम। जो पार्टनरशिप का मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना और उस प्रॉफिट को बांटना सब लोगों में। बताओ। यस, इट्स ट्रू, क्योंकि पार्टनरशिप में काम क्या करते हैं, वो बिजनेस चलाते हैं और जो भी प्रॉफिट्स वगैरह उनके आते हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं वो। ठीक है। एवरी पार्टनर इज द एजेंट एंड ओनर ऑफ हिज फर्म। जो भी पार्टनर, जितने भी पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में होते हैं वो एजेंट और ओनर कहलाते हैं उस फर्म के। ट्रू, क्योंकि वो साथ मिलके एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं और इसलिए वो ओनर भी कहलाते हैं और उस पार्टनर, वो सारे पार्टनर एजेंट भी कहलाते हैं उस फर्म के, पर्टिकुलर फर्म के। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है? अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग तो जो रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी चीज़ें, तो पार्टनरशिप में वो रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, मर्जी है उनकी, करवाना चाहो तो करवाओ रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है, मतलब मेन चीज़ ये है बताने के लिए। द लाइफ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स अनसर्टेन। देखो भाई, बिजनेस जो है वो अनसर्टेन होते हैं, ये बात हम 11th से, मतलब जो लोग 11th में पढ़े हैं पहले बिजनेस वगैरह पढ़े ही होंगे ऑफकोर्स, तो उन्हें पता होगी कि जो बिजनेस होता है वो अनसर्टेन होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लॉस उसमें हो सकते हैं, कभी प्रॉफिट भी हो सकते हैं। हम कुछ भी कह नहीं सकते कि वो सक्सेसफुल ही होगा, वो खराब भी हो सकता है पूरा। तो जो एग्जिस्टेंस होता है पार्टनरशिप का, मतलब जो लाइफ होती है पार्टनरशिप की, वो अनसर्टेन होती है। यस, वो अनसर्टेन होती है, कुछ नहीं पता कब वो खत्म हो जाए या फिर कब वो बिल्कुल आसमान छू जाए। ठीक है। फिर आगे है द एग्रीमेंट। हमने इस पार्टनरशिप डीड के बारे में एक पढ़ा था। एक एग्रीमेंट होता है लोगों में जब पार्टनरशिप शुरू होती है। इस कंपलसरी अमंग्स द पार्टनर फॉर एस्टेब्लिशिंग पार्टनरशिप। अगर वो एक पार्टनरशिप फर्म खड़ी करना चाहते हैं, साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी है, मतलब कंपलसरी है क्या उनको करनी? ये भी कंपलसरी नहीं है, पर लोग करते हैं। ठीक है, कंपलसरी वाली चीज़ नहीं है कि किसी लीगली डॉक्यूमेंट्स में या किसी लॉ ने कहा हो कि तुम्हें वो एग्रीमेंट बनाना ही बनाना है, ऐसा नहीं है। वो उनकी मर्जी है कि कितना प्रॉफिट्स वो शेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो अपनी मर्जी से अपने आप डिसाइड करते हैं उस एग्रीमेंट में। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। ठीक। द एडमिशन ऑफ अ न्यू मैन एज अ पार्टनर इज पॉसिबल विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक, एक पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर काम कर रहे हैं, फिर एक नया पार्टनर आ रहा है वहाँ पे काम करने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है वो पार्टनर बिना किसी दूसरे पार्टनर की सहमति के वो आ जाए? 10 लोग हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन 10 की बिना परमिशन के वो एक दूसरा पार्टनर आ सकता है क्या उस फर्म में? नहीं आ सकता। उनका कंसेंट जो है जरूरी है सारे पार्टनर्स का, अगर उसको उन्हें लाना है उस पार्टनरशिप फर्म में तो। ठीक है। अ पार्टनर कैन ओपन बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। एक पार्टनर जो है अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है क्या फर्म के नाम से? ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता फर्म बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, मतलब फर्म के बिहाफ पर वो अपने खुद के नाम से क्या अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। एक पार्टनर जो है वो एंटाइटल्ड होता है रेम्यूनरेशन लेने के लिए पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, और वो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में? नहीं। सिर्फ उनका इतना ही काम नहीं होता कि उन्हें मतलब मैनेजमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको रेम्यूनरेशन मिल गई, उनको उतना वो मिलेगा प्रॉफिट जितने उन्होंने शेयर्स वगैरह लगाए होंगे, या फिर जो इनका एग्रीमेंट में तय होगा कि आपको इतना रेशियो मिलना है, इस रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलना है, सिर्फ उतना ही उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट हो गया तो सारा उन्हीं को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर। पार्टनरशिप और पार्टनर क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? बताओ। नहीं, पार्टनर से ही पार्टनरशिप बनी है, तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप पार्टनर के बिना कुछ नहीं है और पार्टनर पार्टनरशिप के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से अलग नहीं है, हम कह नहीं सकते इनको अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज बाय पोजीशन एंड नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस है, जो पार्टनरशिप चल रही है, क्या वो उन सारे पार्टनर्स की पोजीशन की वजह से चल रही है या फिर जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी वजह से चल रही है? जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी वजह से चल रही है ना। तो ये कह रहे हैं
जो पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस है वो पोजीशन की वजह से हो रहा है उनका, नहीं, वो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। वो फर्म जो है पोजीशन की वजह से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चल रही है, इसलिए इसका फॉल्स है। ये कह रहे हैं इस बाय पोजीशन नहीं, ठीक है। तो आगे है फिर फुल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटी इन पार्टनरशिप। जो माइनॉरिटी लोग होते हैं, जिन्होंने कम शेयर्स लगाए होते हैं या थोड़े नीचे लेवल के वो लोग होते हैं, क्या उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है पार्टनरशिप में? ट्रू। जो माइनॉरिटी पीपल होते हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे है पार्टनरशिप इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम को ओनरशिप। पार्टनरशिप को ओनरशिप से अलग नहीं है, क्या ऐसा है? पार्टनरशिप और को ओनरशिप तो दो अलग चीज़ें हो गई ना, तो यहाँ हो जाएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। पार्टनरशिप इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम को ओनरशिप, ये कह रहे हैं पार्टनरशिप मतलब अलग नहीं है को ओनरशिप से, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्टनरशिप जो है अलग है को ओनरशिप से, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कह रहे हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। जो प्रॉफिट्स वो शेयर कर रहे हैं, क्या वो कंक्लूसिव एविडेंस है पार्टनरशिप का? वो कह रहे हैं भाई हम तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए हम पार्टनरशिप हैं। मतलब पार्टनरशिप का मतलब वो कह रहे हैं हम पार्टनरशिप में इसलिए हैं क्योंकि हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, नहीं। पार्टनरशिप का मतलब है प्रॉफिट्स तो शेयर करना, साथ में मिलके काम करना, मैनेजमेंट संभालना पूरा, और भी सारी एक्टिविटीज बिजनेस में होने वाली देखना, उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर्स ही हो गए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ठीक। पार्टनरशिप बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस जो है रेगुलेट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। यस, ये तो हम पढ़ते हुए ही आ रहे हैं शुरू से पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ट्रू, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही ये रेगुलेट होता है पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है पार्टनर एंड फर्म आर म्यूचुअली रिलेटेड एज। पार्टनर को और फर्म को मिला के हम दोनों को क्या कहेंगे? मैनेजमेंट, सर्वेंट, शेयर होल्डर या फिर एजेंट। देखो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स भी हैं उसमें और पार्टनरशिप फर्म भी है, तो दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? सिंपल चीज है मैनेजमेंट, ठीक है। इसका है मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप डीड शुड बी। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो कैसी होती है? वर्बल, रिटन, नन ऑफ द अबव या फिर रिटन ऑन स्टैम्प। जो भी वो एग्रीमेंट तैयार करते हैं पार्टनरशिप शुरू करने से पहले, वो किस तरह की एक पार्टनरशिप डीड होती है, किस तरह से इसको लिखते हैं वो, या फिर क्या करते हैं? वर्बल फॉर्म में होती है, रिटन फॉर्म में होती है, किसी भी फॉर्म में नहीं होती है, फिर रिटन ऑन स्टैम्प पेपर बोल के करते हैं, लिख के करते हैं, या फिर स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं, या कुछ नहीं करते। वो एक स्टैम्प पेपर में लिखी हुई होती है पूरी एग्रीमेंट उनकी, ठीक है, कि इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इस रेशियो में मिलेगा, ये रूल्स रेगुलेशन रहेंगी एक दूसरे के बीच में, ये सब कुछ, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप का वो कैसा है? वॉलंटरी, कंपलसरी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट या फिर कंपलसरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है पार्टनरशिप का वो वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था, वॉलंटरी मतलब उनकी मर्जी है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं वरना नहीं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज बेनिफिशियल फॉर, हमने रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी पूरा टॉपिक किया था शायद, ठीक है। तो उसमें हमने चीज़ें बहुत सारी पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो जो रजिस्ट्रेशन है फर्म का वो बेनिफिशियल है, मतलब ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? पार्टनर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, फर्म के लिए, या फिर सबके लिए? तो वो जो जरूरी है वो सबके लिए ही जरूरी है, उससे पार्टनर्स को भी फायदा है, क्रेडिटर्स को भी, फर्म को भी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा जो है एक आइडियल पार्टनरशिप मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप का फीचर है? अगर वो चीज़ उसमें है तो वो एक अच्छी पार्टनरशिप कहलाएगी। इसमें से क्या है? म्यूचुअल फेथ ऑफ पार्टनर्स का एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी, ठीक है। एडिक्वेट कैपिटल, एक अच्छी उनके पास कैपिटल होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, जो उनकी फर्म है वो रजिस्टर्ड है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब ये सारे फीचर्स एक पार्टनरशिप में होंगे तो वो पार्टनरशिप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसमें कैपिटल उनको जितनी चाहिए है, रजिस्टर्ड है वो फर्म, और जो पार्टनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे में बहुत अच्छा फेथ है उनका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बाय लिमिटेड पार्टनरशिप इज मीन्ड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमने पढ़ा था। तो लिमिटेड पार्टनरशिप का है मतलब क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स, लिमिटेड स्कोप ऑफ पार्टनरशिप, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत मतलब ये ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन है कि एग्जाम्स में भी मान लो एक नंबर में ना भी आए तो हमें यहाँ पे
पॉइंट्स भी मिल जा रहे हैं। जैसे लिमिटेड पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, मान लो क्वेश्चन आ गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डिफाइन करो, तो वहां पे आप एक पॉइंट बहुत आराम से लिख सकते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स जो भी इसका तीनों में से चारों में से एक ऑप्शन है वो। तो फिलहाल इसका ऑप्शन है वो है लायबिलिटी, जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है सम पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होना, इसका मतलब है लिमिटेड पार्टनरशिप का। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक अलग चीज है, लिमिटेड पार्टनरशिप में मतलब है कि कुछ पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन रिलेशन टू फर्म डेब्ट्स इज, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है पार्टनरशिप में? अनलिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड अप टू हिज ओन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, या फिर अप टू द गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर। अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, या फिर उतनी लिमिटेड होती है जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, या फिर कोई गारंटी वगैरह दी हो पार्टनर ने, उतनी उनकी लायबिलिटी होती है। तो फिलहाल इसका आंसर है अनलिमिटेड उनकी लायबिलिटी होती है एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स की। ठीक है, तो एक नंबर के क्वेश्चन को भी यार हल्के में मत लेना, एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ध्यान रखना, बूंद बूंद से सागर बनती है, उसी तरह से एक नंबर के क्वेश्चन से 50-50 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो जिनमें से 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे, 80 नंबर का पेपर बन जाता है जिसमें 3 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, सब कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज होती है, एक बेस होता है, इससे एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है पूरे टॉपिक का। ठीक, 1 नंबर के क्वेश्चन से, तो इनको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ठीक, कुछ ना कुछ सीखोगे ही इन क्वेश्चन से। द कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस, एक कंपलसरी मतलब होना ही होना है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है लीगली किसी कंपनी को बंद करना। वो कब होता है? ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन। कब होता है? किसी पार्टनर के मरने के बाद, किसी एक पार्टनर के इंसॉल्वेंसी मतलब कि उसको बहुत ज्यादा घाटा हो गया तब, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पे, या फिर सारे पार्टनर्स जब घाटे में चले जाएं या फिर बहुत कर्जे में चले जाएं तब होता है। तो ये होता है जब सारे पार्टनर्स, एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं, कुछ बहुत सारे डेब्ट्स उनको इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, तब वो कंपलसरी जो है वाइंडिंग अप कंपनी होती है। कंपलसरी हो जाता है उस कंपनी को वाइंड अप करना, लीगली बंद करना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगेन हमारे सही गलत यानी ट्रू फॉल्स आ चुके हैं। ठीक है, इनको करना शुरू करते हैं। LLP combines the advantages of both the company and partnership into a single form of organization। LLP क्या है? सबसे पहले तो ये जानो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें दोनों के फायदे हमें मिल सकते हैं, दोनों के एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं, कंपनी और पार्टनरशिप की। यस, एक सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें दोनों की एडवांटेजेस मिल जाती हैं, किस किस की? कंपनी की भी और पार्टनरशिप की भी, LLP में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP इज नॉट एसेंशियल। हमने LLP चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन होता है LLP का वो जरूरी नहीं है, फॉल्स। इसका रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मतलब कंपलसरी होता है। ठीक है, LLP का। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन LLP आर लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। जो भी लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, ठीक, वो सिर्फ उतनी ही होती है, उतने के लिए लायबल होते हैं जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होता है उस बिजनेस में। तो इसका ट्रू है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होती, बल्कि सिर्फ उतनी होती है जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उस बिजनेस के अंदर। ठीक है, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो LLP होती है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट और लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट होती है अपने पार्टनर से। यस, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, तो ये 5th वाला अलग है। तो ये जो एक सेपरेट इसकी लीगल एंटिटी होती है, मतलब पार्टनर से अलग इसकी एक पहचान होती है, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, फिर इसी में हमारा 5th क्वेश्चन आता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल टू LLP। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 जो पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है, क्या वही LLP को भी रेगुलेट करता है? नहीं, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हमारा वो सिर्फ पार्टनरशिप को ही रेगुलेट करेगा, इसको LLP को नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स कैन बिकम पार्टनर्स ऑफ LLP। इंडियंस भी और फॉरेनर्स भी क्या इसके पार्टनर बन सकते हैं? किसके? LLP के। तो इसका आंसर है ट्रू। जो इंडियंस है वो भी और फॉरेनर्स भी LLP का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आए सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यानी कि MCQs। द LLP इज गवर्न्ड बाय। LLP को कौन गवर्न करता है? जैसे कि हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, उसी तरह से LLP को कौन गवर्न करता है? LLP एक्ट 2007, LLP एक्ट 2006, LLP एक्ट 2008 या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो इजीली इसका आंसर अभी तक दे भी दिया होगा। तो इसका आंसर फिलहाल सी है, LLP एक्ट 2008। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LLP। इसमें से क्या जो है LLP का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, LLP का फीचर नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी।
बताओ इसका क्या नहीं है। इसका फीचर कौन सा नहीं है? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का फीचर नहीं है, बाकी ये सब इसके फीचर्स हैं। ठीक है। एलएलपी कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एलएलपी जो है किस किस चीज के एडवांटेजेस जो है कंबाइन करके बनी है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, कंपनी का भी और पार्टनरशिप के दोनों के एडवांटेजेस इस सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, एलएलपी में। ठीक, एलएलपी शॉल हैव एट लीस्ट डैश डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इसमें कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए? कम से कम 2, 3, 4, 5। तो हमने शायद इसमें पढ़ा भी था 2, जब हमने चैप्टर किया था तब हमने पढ़ा था इसके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने जरूरी है, एटलीस्ट होने ही चाहिए 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी में कितने होने चाहिए? 50, 100, 200 या फिर कोई लिमिट नहीं है? यस, कोई लिमिट इसकी नहीं है एलएलपी में पार्टनर्स की। ठीक है, आगे देखते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज कंपल्सरी, वॉलंटरी, बेनिफिशियल, नन ऑफ द अबव। रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी अभी ऊपर ही हमने किया था, तो जो रजिस्ट्रेशन एलएलपी का वो जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, पार्टनर कौन बन सकता है एलएलपी का? ओनली इंडियंस, ओनली फॉरेनर्स, इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स या फिर वुमेन? ऑब्वियस है इसका आंसर, इजी सा, बेसिक सा, इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स। अभी ऊपर ही करके आए हैं, तो इंडियंस भी इसका हिस्सा बन सकते हैं जो पार्टनर्स हैं, और फॉरेनर्स भी इसमें पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे सही गलत आ गए फिर से। तो इसमें फर्स्ट है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी का मतलब है अपनी इच्छा से काम करने वाले। तो यस, ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने ये चैप्टर खत्म किया है, चैप्टर नंबर 10 है ये। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फॉल्स, वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में नो लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज एटलीस्ट 7 मेंबर्स। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिर्फ 7 मेंबर्स ही होने चाहिए? नहीं, जो लिमिट है वो तो कोई लिमिट है नहीं, मैक्सिमम नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, पर शुरुआत होगी 10-15 मेंबर से, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। मैं गलती से ट्रू लिख रहा था। ठीक है, तो वो फॉल्स है इसका। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं सोसाइटी के। ट्रू, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हमने ऊपर ये चीज देखी थी। ठीक है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर्स कैन बी सोल्ड बिलो और अबव नॉमिनल प्राइस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें शेयर्स को हम सेल कर सकते हैं बिलो, या तो कम से या फिर ज्यादा उसके नॉमिनल प्राइस से। बताओ, नहीं, हम यहाँ पे उनको सोल्ड नहीं कर सकते शेयर्स को उनके कम या ज्यादा प्राइस करके। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। क्या ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का? कि वो प्रॉफिट अर्न करें, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने मेंबर्स को। यस, जो प्रॉफिट है वो इनका प्राइमरी मोटिव नहीं है, बट इट्स अ सेकेंडरी मोटिव, क्योंकि जो प्राइमरी मोटिव इनका होता है वो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को। अब प्राइमरी मोटिव जब इनका कंप्लीट हुआ है, इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो सेकेंडरी मोटिव इनको प्रॉफिट मिलना है। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करते हैं ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करके अपने मेंबर्स को। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वोट इज अप्लाइड ऑन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रिंसिपल है 1 मैन 1 वोट, यानी कि डेमोक्रेसी आ गई पूरी यहाँ पे, तो क्या ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में होता है? यस, अभी ऊपर भी एक था जो स्टेटमेंट फॉल्स दी थी, वो यहाँ पे ट्रू होके आ गई है, तो इसका ट्रू है। 1 मैन 1 वोट यहाँ पे अप्लाई होता है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ये होती है। ठीक है, देयर आर मोर देन 1 फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक से ज्यादा फॉर्म्स हो सकती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, बिल्कुल हो सकती है, जितनी चाहो उतनी खोलो, लेकिन मेंबर्स की लिमिट कितनी है? लिमिट कोई नहीं है, 10-15 होने चाहिए शुरू करने के लिए। ठीक है, तो एक से ज्यादा भी फॉर्म्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा यहाँ पर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम मेंबरशिप शुड बी। अभी हमने पढ़ा था कि मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2, 10, 7, 20। तो 10 to 15 चलता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, कम से कम होने चाहिए शुरू करने के लिए। द फॉलोइंग एक्ट इज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन सा एक्ट जो है एप्लीकेबल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को चलाने के लिए? पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट।
तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, साफ साफ लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो इसका यही आंसर है। होम गेट द एनकरेजमेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज्यादातर एनकरेजमेंट किसको मिलता है? मिडल मैन को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, कैपिटलिस्ट को या फिर वीकर सेक्शन को। एनकरेजमेंट मतलब कुछ करने के लिए कुछ उनको एनकरेज होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अब यहाँ पे इसका आंसर तो कैपिटलिस्ट है। अब कैपिटलिस्ट होते कौन है? ऐसे अमीर लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये कैपिटलिस्ट लोग जो है इनको एनकरेजमेंट मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से और ये इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट्स कमाते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं ये, और भी कई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो कैपिटलिस्ट को ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, जो रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो वॉलंटरी है, कंपलसरी है, हार्मफुल है या डिजायरेबल है? तो जो इसका भी रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो जाता है, रजिस्टर्ड कराना इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन जरूरी है करवाना। ठीक है, आगे है 1 पर्सन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज राइट टू कास्ट। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, तो 1 पर्सन 1 वोट था, तो यहाँ भी वही सेम चीज, 1 पर्सन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज राइट टू कास्ट 1। एक पर्सन को कोऑपरेटिव सोसाइटी में राइट है कास्ट करने का, किसको? एक को। ठीक, तो वही डेमोक्रेसी वाली चीज यहाँ आ गई। आगे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में? क्या लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड ऑफ अनलिमिटेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड, नन ऑफ देम। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, शायद ये गलत है कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि जो लायबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की, वो होती है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर ये वाला ट्रू है, मतलब ये वाला करेक्ट है। जितनी भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसमें उतने के लिए वो लाइबल होंगे। ठीक है, तो ये उनकी लायबिलिटी होती है। लाइफ ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, लाइफ कैसी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की? अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ मेंबर, अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, अफेक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ मेंबर, नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द अबव। उसकी लाइफ कैसी होती है? हमने पढ़ा था इसके बारे में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की लाइफ कभी भी कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई वहां से चला जाए, आ जाए, कुछ भी हो, उसको अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर है नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द अबव। तो उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की लाइफ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसमें। ठीक है, ये तो ना आगे पहुंच गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होता है? प्रोवाइड सर्विस, अर्न प्रॉफिट, सेल हाई क्वालिटी गुड्स या फिर मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो क्या हमने अभी तक पढ़ा था उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका मोटिव कैसा होता है? प्राइमरी जो होता है वो होता है प्रोवाइड करना सर्विसेज को, ठीक है, अपने मेंबर्स को या फिर वीकर सेक्शन को, और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट उनका होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया, वो हो गया प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डन। ट्रेडिंग कैसी होती है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में? ओनली फॉर कैश, ओनली फॉर क्रेडिट, बोथ ऑन कैश एंड क्रेडिट, या कैश टू नॉन मेंबर्स एंड फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट टू मेंबर्स। तो कैसी उनकी ट्रेडिंग होती है उसमें? ओनली फॉर कैश, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं 5 चैप्टर के। बाकी अब बारी है जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आते हैं, इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं पीडीएफ एक बना के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से वो क्वेश्चंस देख लेना। देखो, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बिल्कुल वही आए, पर सिमिलर क्वेश्चन, और तुम्हें एक थोड़ा पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो उस पीडीएफ में तुम्हें वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम्स में एक्चुअल में आते हैं, उसमें के क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 11 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, 10 चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चंस भी मिल गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो गए हैं। तो इसमें देरी अब किस बात की है? रिवाइज करना शुरू कर दो, सब कुछ सारा याद करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो। ठीक है, 11 के 11 चैप्टर्स के इसमें नोट्स पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी पता है। तो अब यार इसमें देरी तो करनी ही नहीं है ना, बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्स बहुत करीब हैं, लग जाओ बिल्कुल। और इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, तो उसको जाके देखो। पिछले कोई चैप्टर अगर नहीं देखा तो उसको जाके देखो और तैयारी करना शुरू कर दो बिल्कुल। अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, इसको समझ में आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।